वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए लेके आया जीएसटी का सीटीपी वाला लेक्चर, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे में एक एक कंसेप्ट के ऊपर जीएसटी के वीडियोस बनाते रहूंगा। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्संस के ऊपर रफ में आपको एक ओवरव्यू लेक्चर में आइडिया दे दिया था। व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन थोड़ा याद कर लेते हैं, फिर डिटेल में उसका एक एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कुछ ऐसा मैंने बोला था, अगर याद करते हो तो सपोज एक कोई पर्सन है जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ओके, या फिर महाराष्ट्र में अनरजिस्टर्ड भी है, लेकिन वो कोई एक ऐसा इवेंट करने जा रहा है आउटसाइड द महाराष्ट्र या एनी टैक्सेबल टेरिटरी इन द इंडिया। तो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर किसी एरिया में किसी लोकेलिटी में वो कोई फंक्शन रखने जा रहा है, कोई इवेंट रखने जा रहा है, जिसके अंदर उस इवेंट के अंदर समझो वो टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। टैक्सेबल सप्लाई उसके भी यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे कुछ पर्सन्स वहां पे आके कुछ चीजें गुड्स या सर्विस उससे परचेस करेंगे। ओके, तो उन सब केसेस में अल्दो वो पर्सन रजिस्टर है या नहीं भी है, फॉर दैट टेम्पररी पीरियड जब तक वो इवेंट अंडरटेक कर रहा है, फॉर दैट पीरियड उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड दैट रजिस्ट्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड सच पर्सन हु टेक्स द कैजुअल रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो चलो देखते हैं एक एक करके क्या है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग, क्या उसके अंदर के की पॉइंट्स जो सीटीपी बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ओके, तो वन बाय वन मेरे साथ पढ़ना स्लाइड के अंदर। सबसे पहले देखेंगे अपन जीएसटी के अंदर क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कैसे डिफाइन किया, क्या लिखा है। तो पढ़ रहे तो इधर जहाँ पे देखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज कौन सा वाला, टैक्सेबल वाला सप्लाई कर रहा है ओकेजनली इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी होना इज बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, वेयर ही डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब मैं महाराष्ट्र का रजिस्टर्ड डीलर हूँ या नहीं भी हूँ, लेकिन मैं एस्टैब्लिश्ड कहाँ पे हूँ एज अ पर्सन, महाराष्ट्र में, और मैं आउटसाइड द स्टेट जाके क्या कर रहा हूँ, कोई गुड्स और सर्विसेज जो टैक्सेबल है उसको क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन वहां पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसको एक टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस बनाया फॉर 10 days, for 15 days, for 20 days, for 1 month, 2 month, whatever it is। तो मेरा वो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो अगर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं होने के बाद अगर मैं ओकेजनली वहां पे जाके कोई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज बेचता हूँ, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सप्लायर्स हु आर रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। कुछ कैटेगरीज ऑफ सप्लायर गवर्नमेंट ने मेंशन करके रखे जिनका रजिस्ट्रेशन का लिमिट चेक नहीं किया जाता, रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर का लिमिट देखा नहीं जाता इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। उनका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख क्रॉस नहीं भी होता है ना, तो भी उनको कंपल्सरी रजिस्टर लेना पड़ता है। ये मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी बोला हूं। और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का वन ऑफ द बंदा इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसका टर्नओवर उस स्टेट में जाके उस क्या बोलते हैं उसको, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां पे अगर उसका जो टर्नओवर होने वाला है, जो सेल होने वाला है, वो अगर पर्टिकुलर लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं भी कर जाता है, तो भी उसको कंपल्सरी रजिस्टर होना है। ये इस पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट, the threshold limit is not applicable to them, यही बोला अभी। one such supplier would be a casual taxable person। This is all about meaning। देन कुछ की पॉइंट्स में निकाल के रखे जीएसटी सीटीपी के बारे में, जीएसटी सीटीपी के बारे में पढ़ते हैं। सीटीपी हैज टू ऑब्टेन अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, यस, बट ऑफ कोर्स अगर वो पर्टिकुलर इवेंट कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए करने जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन भी टेम्पररी रहेगा, उस पर्टिकुलर इवेंट तक ही वैलिड रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। जो मैंने रेड में हाईलाइट करके रखे हुए बड़े उतने याद कर लो प्लीज। विच इज वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितना, 90 डेज। 90 डेज के लिए ही वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन। तो तुम्हारा इवेंट 90 डेज से कम पीरियड के लिए तुमने क्या करना चाहिए, उधर अंडरटेक करना चाहिए। इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जो स्टेट में जाके तुम सीटीपी वाला रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, वो रजिस्ट्रेशन बोलो ना टेम्पररी रहेगा, हाँ टेम्पररी रहेगा। कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, ओनली मैक्सिमम 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा। उससे कम दिन के लिए अंदर भी तुम उसको कैंसिल कर सकते हो उस रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, सीटीपी इज रिक्वायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटीपी इज रिक्वायर्ड टू मेक द एडवांस डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। अभी ये क्या चीज है, एडवांस डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। जो बंदा खुद को एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड करा रहा है, तो उसको
उसके पास एक एस्टिमेशन रहेगा कि उस पर्टिकुलर इवेंट से उसको कितना अर्निंग होगा, उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर उसका कितना टर्नओवर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एस्टिमेटेड टर्नओवर उसको फुल जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा इन एडवांस, फुल अमाउंट। तो एडवांस डिपॉजिट ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन एन एस्टिमेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तेरा कितना टर्नओवर होएगा तू पता कर, उसके ऊपर एस्टिमेटेड 18, 28 व्हाटएवर टैक्स रेट इज देयर, उस टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट कर और पूरा का पूरा टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस में भर, इवेंट चालू होने से पहले ही। एक्चुअली बात करूं तो जब भी रजिस्ट्रेशन लेता है ना ये बंदा सीटीपी एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जब भी रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि तुमने डिपॉजिट भरा है कि नहीं भरा है, भरा है तो भरो और उसका जो भी रिसीट है वो क्या करो सबमिट करो, तो ही जाके रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो दैट्स व्हाई एडवांस डिपॉजिट वाला पॉइंट याद रखना प्लीज। नेक्स्ट, CTP कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये मैंने कंपोजिशन स्कीम के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हूं, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। डबल पॉइंट है, एक एक करके सब कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे कि जीएसटी में कितना सारा रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स है। तो सीटीपी ने क्या बोला, कंपोजिशन स्कीम नहीं लेने का। कंपोजिशन स्कीम लेने का वन ऑफ द क्राइटेरिया या वन ऑफ द कंडीशन जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता है, तो जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करता है ना, इंटर स्टेट सप्लाई, उसको वैसे भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता है। तो दैट्स व्हाई सीटीपी के मीनिंग से पता चल रहा है ये इंटर स्टेट ही तो ट्रांजेक्शन कर रहा है या दूसरे स्टेट में जाके ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सीटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न बहुत सारे रिटर्न्स है, जैसे कि मंथली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न है, देन सेल्स बिल वाले रिटर्न है, देन परचेस आईटीसी वाले रिटर्न्स है, एंड फुल ईयर खत्म होने के बाद एक एनुअल रिटर्न हर एक पर्सन को भरना होता है। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एनुअल रिटर्न माफ कर दिया है, सीटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मली रजिस्टर्ड टैक्स पर। जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पर एनुअल रिटर्न भरते हैं, एनुअल रिटर्न बोलूं तो जीएसटीआर 9 है, वो जीएसटीआर 9 और उसका रिकंसिलिएशन देना पड़ता है जीएसटीआर 9C के अंदर। ओके, तो एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत किसको नहीं है, तो अपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे और बेहतरीन वीडियो में लेके आते रहूंगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।